आपने देखा होगा कि एक साल पहले ही वहां चुनाव हुआ जिसमें भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बेदखल हुई है। यहाँ 67 सीटें जो है वो बीजेपी जीती है, 47.1%। 303 सीटें भारतीय जनता पार्टी की थी 2019 में। इस बार कहा यह जा रहा है कि सीटें कम होंगी। अखिलेश की बात करें तो अखिलेश न तो तेजस्वी के साथ लड़ रहे हैं, न ममता बनर्जी उनके साथ खड़ी नजर आ रही हैं, न मायावती उनके साथ हैं, कांग्रेस उनके साथ है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। भारत लाइव में आज हम बात करेंगे मुद्दे की बात में क्या मुद्दा है उसके बारे में भी हम आपसे बात कर लें। तेजस्वी, अखिलेश और ममता ने 162 सीटों पर मोदी का रास्ता रोक कर दिया है बड़ा खेल। फंस गई है कुर्सी। अब ये 162 सीट कौन सा है? अखिलेश, तेजस्वी और ममता। अब ये बाबा से समझेंगे जो आखिर किस तरह का पेच फंस गया है, किस तरह से गेम उल्टा हो गया है, कुर्सी कैसे फंस गई है। वो तो अब 4 तारीख को भी निकलेगी, लेकिन तब तक में हम लोग जो हम लोग समझ पाए हैं उसके हिसाब से आप दर्शकों तक ये बात हम पहुंचा रहे हैं। बाबा, ये 162 सीट किस तरह का है और कैसे फंस गई है पेच? देखिए, हम चुनाव शुरू होने से पहले और नीतीश कुमार जब महागठबंधन थे तब से हम लगातार ये बात कहते आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जब जब उसको फील गुड होता है तब वो परेशान हो जाती है। आपको याद होगा 2004 में फील गुड हो गया था और सरकार चली गई थी अटल बिहारी वाजपेयी की। इस पूरे कहानी में एक चीज़ तो साफ नज़र आता है कि हालांकि भारतीय जनता पार्टी पहले वाली नहीं रहे, बदली हुई भारतीय जनता पार्टी है और बदली हुई भारतीय जनता पार्टी कुछ ज़्यादा एग्रेसिव है। ये चुनाव से चुनाव तक की तैयारियाँ करती है और इस पूरी कहानी में एक बात तो साफ नज़र आता है कि भारतीय जनता पार्टी अपना स्ट्रेटजी जो बनाती है उस स्ट्रेटजी के तहत काम करती है। इस लेआउट में सबसे पहले तो ये जानना जरूरी होगा कि मोदी ने 400 के पार का जो फार्मूला दिया था उस फार्मूले को तो हमने डिकोड कर लिया था। हमने बहुत पहले डिकोड कर लिया था और ये बातें कही थी कि 400 तो नहीं लेकिन 300 और जो 2019 में है वो लगभग वो वैरी करेगी। इसके साथ साथ कई मुद्दे थे जिन मुद्दों को लेकर के भी कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी 400 के पार नहीं जाएगी। खास करके अगर बिहार की बात करें तो बिहार में लड़ाई कड़ी हो गई थी। इसके साथ साथ जब नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ थे, जब एनडीए में नहीं वो आए थे, तब ये 162 सीटों का तिलिस्म तोड़ने की कोशिश की जा रही थी और ये कहा जा रहा था कि 162 सीटों में जो अभी वर्तमान परिस्थिति है उसमें भारतीय जनता पार्टी के पास इसमें से लगभग 162 में से 127 सीट है, जो बहुत बड़ा एक कहा जाए तो बिहार, बंगाल और उत्तर प्रदेश, इन 3 राज्यों में 162 सीटें हैं और इसी को लेकर के टारगेट करके नीतीश कुमार चल रहे थे। आपको याद होगा कि लगातार ललन सिंह ये बयान दे रहे थे कि बिहार की 40 सीटें हरा करके हम नरेंद्र मोदी को कुर्सी से उतार सकते हैं, क्योंकि 16 तो उनके पास ऑलरेडी थी। 1 सीट कांग्रेस की थी, 17 सीटें उनके पास हो गई थी जब वो महागठबंधन में थे। उसके बाद जो है इन परिस्थितियों को देखते हुए 162 सीटों पर, लेकिन जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें सीटों का क्या समीकरण है और जो सर्वे रिपोर्ट आ रहे हैं, जो एग्जिट पोल आ रहे हैं, जो इससे पहले आपको हमने बताया कि ओपिनियन पोल आए हैं, उन सारी चीज़ों को अगर जोड़ घटाव करके हम देखते हैं तो हम आपको बताएंगे कि कितनी सीटें आ रही है और 162 सीटों का तिलिस्म कैसे है। इससे पहले हम एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको समझा दें कि इस बार कहा यह जा रहा है कि जितनी सीटें उत्तर भारत, मध्य भारत और पूर्वी भारत में घटेगा उससे उसको इक्विवेलेंट करेगा, उसको भरपाई करेगा साउथ में। अगर देखा जाए तो 132 सीटें टोटल हैं। 132 सीटों में 30 सीटें यानी 22.7% जो सीट है वो अभी भारतीय जनता पार्टी के पास है। 132 में 30 है, जिसमें से 25 सीटें तो अकेले कर्नाटका में है, 28 में से 25 सीटें। इसका सीधा मतलब होता है कि अब कर्नाटका में सरकार जो है वो कांग्रेस की है। आपने देखा होगा कि एक साल पहले ही वहां चुनाव हुआ जिसमें भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बेदखल हुई है। इसके बाद अगर पूर्वी भारत की बात करें तो 141 सीटें हैं। यहाँ 67 सीटें जो है वो बीजेपी जीती है, यानी 47.1%। 47% से ज़्यादा सीटें वहाँ जीती हुई है। पश्चिम भारत की बात करें तो 78 में उसके पास 51 सीटें हैं, जो 65% से अधिक होता है। और सबसे बड़ी बात कि उत्तर भारत की 191 सीटें हैं, जिसमें ऑलरेडी आपको ये 162 भी जुड़ी हुई हैं। इन सीटों को लेकर के अगर बात करें हम तो
आपको साफ साफ नजर आएगा कि 191 में से 155 सीटें यानी 81% से ज़्यादा सीटें हैं। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बैठी हुई है उसमें एक बड़ा हिस्सा उसके पास पश्चिम और पूर्वी भारत का है। तो ऐसी स्थिति में उत्तर भारत और पूर्वी भारत मिल करके कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में स्थापित करते हैं। 303 सीटें भारतीय जनता पार्टी की थी 2019 में। इस बार कहा यह जा रहा है कि सीटें कम होंगी। 1984 में सबसे बड़ा जो है इस देश में जो चुनावी प्रक्रिया में अगर किसी दल को सबसे अधिक किसी गठबंधन को मिला था तो वो 414 सीट मिला था 1984 में। 84 आप जानते हैं कि क्या हुआ था, इंदिरा गांधी वाला मामला सामने आया था, उसको लेकर के एक तरफा वोटिंग हुआ था और 414 सीटें इस पहली बार देश की जनता ने किसी एक दल को दिया था। इसके बाद 2019 में यह आंकड़ा 303 पहुंचा। ये भी एक बड़ा परिवर्तन था, ये भी एक रिकॉर्ड ही था। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि कुल मिलाकर के जो परिस्थितियां बनी हैं उसमें एक पक्ष तो नजर आता है कि भारतीय जनता पार्टी इन सीटों पर जीती हुई है। अगर आप बात करते हैं बिहार की तो बिहार की 40 में से 39 सीटें अभी भारतीय जनता पार्टी के पास है। इसके अलावे अगर बात करें आप पश्चिम बंगाल की तो 42 में से 18 से 19 सीटें उसके पास हैं। इसके अलावा अगर बात करें उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में लगभग 70 सीटें अभी भी उसके पास है। बाबा एक चीज बताइए, ये जो 162 सीट है यूपी, बिहार और बंगाल जी, इसमें अगर क्या लग रहा है आपको, संभावना कम लिख रही है बीजेपी को सीट कम आएगी इस बार? चर्चा हम इसी बात की कर रहे हैं ना, चर्चा तो हम इसी बात की कर रहे हैं। और इसको चर्चा करने से पहले ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम आखिर ये क्यों कह रहे हैं कि इन तीनों ने मिलकर, तेजस्वी, अखिलेश और ममता ने मिलकर के ये गेम कर दिया है। जबकि आपको पता है कि न तेजस्वी के साथ अखिलेश चुनाव लड़ रहे हैं, न तेजस्वी के साथ ममता चुनाव लड़ रही है। ममता अलग लड़ रही है, तो ये कैसे करेंगे? न ममता बनर्जी अखिलेश के साथ लड़ रही हैं, न राहुल गांधी के साथ लड़ रही हैं, न वाम दलों के साथ लड़ रही हैं और न तेजस्वी यादव के साथ लड़ रही हैं। तो फिर कैसे? अखिलेश की बात करें तो अखिलेश न तो तेजस्वी के साथ लड़ रहे हैं, न ममता बनर्जी उनके साथ खड़ी नजर आ रही हैं, न मायावती उनके साथ हैं, कांग्रेस उनके साथ है। लेकिन यूपी में जो कांग्रेस का बोलबाला रहा है वो कांग्रेस और कभी सपा का बोलबाला रहा है, आज भी है बोलबाला, ऐसी बात। तो वो दोनों तो एक साथ मिल के लड़ रहे हैं। खटिया खड़ी किसकी हुई थी? इन्हीं दोनों की ना। जिस समय आपको याद होगा कि प्रशांत किशोर, हाँ, लेकिन लोग कहते थे, जो अंतिम तक लोग कहते रह गए जो कांग्रेस सपा में मेल हो ही नहीं सकता, लेकिन इस बार उन्होंने इस चीज़ को करके दिखा दिया है। एक चीज़ आप बताइए, पत्नी के साथ आपका बहुत झगड़ा हो जाए, मारपीट हो जाए, दोनों एक दूसरे को मार पीट लें, फिर भी तलाक इतना जल्दी थोड़े होता है। दोनों एक दूसरे से एडजस्ट करते हैं। और शादी ब्याह और जो राजनीतिक रिश्ता है ना, वो एडजस्टमेंट का रिश्ता है, गिव एंड टेक का रिश्ता है। क्या कांग्रेस दे रही है और क्या अखिलेश दे रहे हैं, ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। आपको याद होगा कि जब विधानसभा के चुनाव चल रहे थे और खटिया खड़ी हो गई थी तो उस समय देश के जो सबसे बड़े अपने आप को मानते हैं तिस्मार खां, पैरासाइट किशोर जी उनका नाम कहा जाता है, प्रशांत किशोर, वो अचानक से निकले हैं 5 राउंड के बाद और वो भी ये बात मान रहे हैं कि 300 के आसपास सीटें आ रही है और बीजेपी की सरकार बन रही है। वही वहां खटिया बिछा रहे थे और अंत में खटिया खड़ी कर दी है। कोशिश उन्होंने की और कोशिश में असफल रहे थे। उनकी असफलताओं का अगर कहीं डाटा लिखा जाएगा तो उसमें ये डाटा जरूर लिखा जाएगा। अब हम आते हैं उस जगह पे कि आपने कहा कि क्या होगा। 40 में से 39 सीटें, अभी जितनी सर्वे रिपोर्ट हमारे पास आई है उन सर्वे रिपोर्ट में जो सबसे कम अगर किसी ने आंका है कि बिहार में आएगा तो कुछ ऐसे लोग हैं जो एंटी मोदी काम करते हैं। अगर उनकी भी बात मान लें तो कल हम इसकी चर्चा कर रहे थे। आपको याद होगा कि कल जब हम चर्चा कर रहे थे महाभारत 2024 में, तो हमने एक कहानी भी आपको सुनाई थी उत्तर प्रदेश की, एक पति पत्नी वाली, जो साइकिल से जा रहे थे और जब साइकिल से जा रहे थे तो एक रिपोर्टर ने पूछा कि भाई जी आप किसको वोट दे रहे हैं, तो बोला कि साइकिल पर है तो साइकिल को ना वोट देंगे। तो पत्नी से पूछा कि मैडम आप किसको दे रही हैं, तो बोले कि हम तो कमल के फूल को देंगे। तो आपके पति महाराज दे रहे हैं साइकिल को, आप कमल के फूल को दे रही हैं, ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा कि नहीं, सवाल ही नहीं कि दे देंगे साइकिल को वोट, इनको घर में रहना भी तो है ना। तो एक तो ये रिश्ता, और दूसरा हमने कल भी ये बताया था कि महिलाएं काफ़ी एग्रेसिव हो गई हैं।
एग्रेसिव वोटिंग कर रही हैं, हमने उसका परसेंटेज भी बताया था। अब जबकि हम आंकड़ों पे कसौटी पे कसते हैं तो एक तरफ जो एंटी मोदी एस्टेब्लिशमेंट है वो कह रहा है कि नरेंद्र मोदी को अधिक से अधिक सीटें आएंगी, तो 230 से 40 सीटें आएंगी। तो जब मोदी को 230 के साथ कि नहीं, केवल बीजेपी, यह भारतीय जनता पार्टी को 230 से 40 सीटें आएंगी, तो निश्चित रूप से 20 से 30 सीटें तो उसके गठबंधन को आ सकती हैं। अगर नहीं भी आएगी तो कई ऐसे गठबंधन है जो उनके साथ सरकार में जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन अगर बीजेपी को बहुमत नहीं आती है, ठीक है, एनडीए को आती है बहुमत, तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार चलाने में बहुत असहज महसूस करेंगे। ये देखिए, ये तो बट नेचुरल है कि होना है। हर जो उनका पार्टनर अलायंस है वो उनको ब्लैकमेल करेगा, चाहे वो नीतीश हो, चाहे वो चिराग हो, चाहे वो मांझी हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो। अटल जी को आप देखा था ना, अटल जी भी तो इसी भारतीय जनता पार्टी के सबसे कद्दावर नेता थे इस देश के। उनके साथ क्या हुआ, अपने दम पे वो सरकार नहीं बना पाए थे, अलायंस पार्टनर के साथ उन्होंने सरकार बनाई थी, उसकी स्थिति क्या हुई सबको पता है। 5 साल एक सरकार चला लिए, वो बहुत बड़ी बात हो गई उनके लिए। उसके बाद उन्होंने हिम्मत तक नहीं की कि चला गए। लेकिन ये जो हम आंकड़ों की बात कर रहे हैं, ये आंकड़े हम उन लोगों का बता रहे हैं जो लोग अब तक सर्वे करके, एग्जिट पोल करके और विभिन्न तरह का जो सर्वेक्षण करके बता रहे हैं। इसके अलावे आपको बता दें कि कल हमने आपको बताया था, याद होगा आपको, कि लालू प्रसाद कह रहे हैं 200 सीट, तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं 100 सीट। इसके मायने क्या हैं? एक ही घर में दो तरह के आंकड़े कैसे आ गए? क्योंकि इनपुट तो दोनों के पास बराबर ही होंगे। इसके अलावा अगर ममता बनर्जी की बात करें तो वो भी 200 सीट कर रही हैं, जबकि आंकड़े सारे बता रहे हैं कि 42 में से इस बार 20 से कम सीटें जीत करके आ रही हैं ममता बनर्जी। इसके मायने क्या निकाले जाएं? जब अपने ही राज्य में पुराने रिकॉर्ड को दोहरा नहीं सकेंगी, भारतीय जनता पार्टी को रोक नहीं पा रही हैं, तो ऐसी स्थिति में आप कैसे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये होगा? इसके अलावे देखिए, ममता बनर्जी के साथ सबसे बड़ी जो समस्या ये है कि वो भी ओवर कॉन्फिडेंट एक गठबंधन में थी। उस गठबंधन से उन्होंने सबसे पहले उनको अपने आप को क्विट किया कि इस गठबंधन में मैं सर्वाइव नहीं कर सकती हूँ। उसके कारण आपको अच्छी तरह से पता है कि जहाँ वो पश्चिम बंगाल में हैं, उस पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का न तो कांग्रेस के साथ कोई पार्टनरशिप हो सकता है, न वाम दलों के साथ हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं ममता बनर्जी एक ऐसे एरा में चली गई हैं जहाँ उनकी लड़ाई सीधी भारतीय जनता पार्टी से है। और जो जितने सर्वे रिपोर्ट हैं वो ये नहीं बता रहे हैं कि 42 सीटों में से ममता बनर्जी अपनी पुरानी रिकॉर्ड यानी 22 सीटों पर भी आकर के टिकेंगी। यानी कि सीधी सी बात है कि यहाँ ममता बनर्जी को लॉस हो रहा है। तो 162 सीटों में सबसे पहले तो यहीं आप काट दीजिए कि जब 127 सीटें थी तो निश्चित रूप से जब पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ेंगी, जिसमें जाकर के आपने देखा होगा कि लगातार जिस तरह से भाषण दिया है गृह मंत्री अमित शाह ने, नरेंद्र मोदी खुद गए हैं, जेपी नड्डा गए हैं, वहाँ जाकर के उन्होंने कहा है एनआरसी की बात, और एनआरसी में भी उन्होंने समझा दिया है कि आप अगर ये डर से हैं कि आपकी नागरिकता खत्म हो जाएगी, आपको निकाल दिया जाएगा इस देश से, तो ऐसा नहीं होने वाला है। हम आपको नागरिकता देकर के इस देश का नागरिक बनाएंगे। आपको जो अधिकार हैं इस देश के। अभी एक हाईकोर्ट का एक निर्णय आया था, आपने देखा होगा, जो पिछले 10 वर्षों में जितने भी मुसलमानों को जो ओबीसी आरक्षण दिया है ममता की सरकार ने, उसको निरस्त किया जाता है। निश्चित रूप से जब आप मेन स्ट्रीम में आ जाइएगा तो आरक्षण तो उसी हिसाब से आपको मिलेगा ना। ये सबको पता है उस आरक्षण का लाभ कितना मिलता है, उस आरक्षण से फायदा कितना हो रहा है। आज भी आप बंगाल में देख लीजिए कि मुसलमान समाज जो है उन लोगों की दयनीय स्थिति है। अभी भी उनको देख लीजिए कि किस तरह से घोंघा और सिप चुनते रहते हैं। अजय, बंगाल में जो ममता और बीजेपी की लड़ाई है, बीच में कांग्रेस को भी वहां दरकिनार नहीं कर सकते हैं जी। कम्युनिस्ट का गढ़ रहा है ज्योति बसु जी, जैसे सरीखे नेता वहां लगातार राज किए। ये दोनों पार्टी जो खड़ी है, ये किसका वोट काटेगी? निश्चित रूप से वो ममता बनर्जी का वोट काट रही हैं। अगर ममता बनर्जी का वो वोट नहीं काटती तो आप उठा के देखिए ना, 2000 इससे पहले जो विधानसभा के चुनाव हुए पश्चिम बंगाल में, उसमें क्या रिजल्ट रहा? उसमें तो बम्पर लेके आई ममता बनर्जी बम्पर लेकर के आई। और कांग्रेस और वाम दलों की क्या स्थिति थी? बीजेपी कितना ऊपर गई है? बीजेपी जहां 40 सीटों पर 42 सीटों पर रहती थी वहां 90 सीट के आसपास गई है। तो इसके मतलब माने क्या निकाले जाए? निश्चित रूप से यहाँ ममता बनर्जी के लिए एक मुश्किल हो रहा है और सपोर्ट सिस्टम वहाँ नहीं मिल रहा है उनको। इसका माना यही निकाला जाए जो अब जो है जनता अपना वोट बर्बाद नहीं करना चाहती। बिल्कुल बिल्कुल, या तो जो जीतने वाले को दो, या उस जीतने वाले के जो ठीक पीछे जो खड़ा है हराने वाला उसको दो। तीसरे पर दाव नहीं लगाओ। जी, तीसरा एक विकल्प नोटा का आ ही ना गया है।
आपने देखा होगा कि कई जगहों पे नोटा दूसरे और तीसरे नंबर पे आ जा रहा है। तो इसका मतलब है कि लोगों में एक आक्रोश जरूर है। अब दूसरी तरफ अगर अब बात करें बिहार की, तो बिहार में जितने भी सर्वे रिपोर्ट अब तक आए हैं 40 सीटों के, उन 40 सीटों में सबसे कम अगर कोई दे रहा है तो वो 32 सीटें दे रहा है कि 32 सीटें ही जीत करके आएगी। कहीं कहीं जो एंटी मोदी एस्टेब्लिशमेंट वाले लोग हैं या इस तरह की खबरें जो करते हैं वो ये कहते हैं कि 25-15 का रेशियो होगा ना, वो तो खैर हम उसको भी मान लेते हैं। तो आखिर किस बेसिस पर, किस आधार पर माने? कल ही हमने स्थापित किया कि महिलाएं जो घर से बाहर निकल करके आ रही हैं, महिलाओं का एक बड़ा प्रतिशत बढ़ रहा है, 10 से 12% तक आपने देखा कि कई जो राउंड है उसमें बढ़े हैं वोट। तो ये वोट कहाँ जा रहे हैं? निश्चित रूप से ये वोट उस जगह तो नहीं जा रहे होंगे जो आज से नीतीश कुमार जिसकी चर्चा करते हैं 2005 से पहले वाली सरकार की। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि हम उत्तर प्रदेश की तरफ अगर शिफ्ट करते हैं तो उत्तर प्रदेश में आप आ जाइए, तो उत्तर प्रदेश में आने के बाद आपको साफ साफ नजर आ जाएगा कि कहीं ना कहीं जो अखिलेश यादव हैं उनको पूरा सपोर्ट नहीं मिल रहा है लालू प्रसाद का। न तो लालू प्रसाद का कोई जाकर के वहां प्रचार कर रहा है, कांग्रेस और अखिलेश में जो एक सामंजस्य चाहिए वो नजर नहीं आ रहा है। बिहार में भी आपको नजर आ रहा होगा कि शुरू से हम कहते आ रहे हैं कि कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल में सामंजस्य नजर नहीं आ रहा है, लेकिन अचानक से पहले राउंड के बाद लास्ट राउंड जो 7वां राउंड है उसमें राहुल गांधी नजर आए, वो भी नजर आए, मजबूरी में नजर आए। लालू यादव की बात आपकी है यूपी में जी, वो नहीं लगता जो बक्सर से आगे उनको कोई जानता भी है या कोई उनकी बात सुनेगा भी, या जौनपुर में उनकी बात सुनेगा, या मिर्जापुर में उनकी बात सुनेगा, गाजीपुर में उनकी बात सुनेगा? आपको लगता है सुनेगा? कांग्रेस के साथ अगर राष्ट्रीय जनता दल का एलायंस पार्टनर है, उसमें अखिलेश यादव हैं, तो क्या ये नहीं बनता था कि तीनों, आपको लगता है कि जीतन राम मांझी का कितना इन्फ्लुएंस हो पाएगा बिहार में? आपको लगता है कि बाकी के उपेंद्र कुशवाहा का क्या इन्फ्लुएंस हो पाएगा? उपेंद्र कुशवाहा को इस जगह अपने क्षेत्र में सीमित करके रख दिया गया, तो क्या उपेंद्र कुशवाहा का फर्ज नहीं बन? और उपेंद्र कुशवाहा अपने चुनाव में नामांकन से पहले क्या अन्य लोगों के साथ खड़े नजर नहीं आते थे? आपका खड़े रहना ही आपका एक सपोर्ट होता है। आप अगर उठा करके देखिए तो कई ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को जीवित किया जाता है उस समय के लिए, चुनाव के लिए। तो उन मुद्दों को जीवित करने का कारण क्या है? दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि एक तो सबसे बड़ी बात यह है, दूसरा जो एक सर्वे रिपोर्ट आ रहा है 162 सीटों की हम चर्चा कर रहे हैं, इन 162 सीटों में पहले यह कहा जाता था कि अगर नीतीश कुमार उस खेमे में हैं तो बिहार के 16 सीटें उनके पास है। तो अंदाजा तो यही लगाया जा सकता है ना कि 16 जीते हुए हैं तो उसमें से 5 हार सकते हैं, 6 हार सकते हैं, 10 सीटें तो कम होगी। लेकिन अब नीतीश कुमार इस खेमे में आ गए हैं तो आप कैसे कह सकते हैं कि नहीं 40 में से 20 सीटें हार जाएगी? कहीं ना कहीं उठा करके आप अगर रिकॉर्ड को देखते हैं तो रिकॉर्ड में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है, और ना वोटर ने इस तरह का कोई ट्रेंड दिखाया है कि वो सत्ता परिवर्तन करना चाहता है। तो ऐसी स्थिति में 162 सीटों को लेकर के जो तेजस्वी, अखिलेश और ममता प्रभावित कर रहे थे, उस प्रभाव को नीतीश कुमार ने उस गठबंधन से बाहर होकर के कम किया है। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें कहा तो ये जा रहा है जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट चल रहे हैं या फिर एंटी मोदी हैं, वो अगर सर्वे करके ला रहे हैं तो वो ये बातें कह रहे हैं कि 162 सीटों पे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कमजोर हुई है। और हमने आपको बताया कि इन्हीं 162 सीटों में 191 सीटें जो आती हैं उनमें से 155 जीती हुई है भारतीय जनता पार्टी। और ये डर भारतीय जनता पार्टी को बार बार दिखाया जा रहा है क्योंकि साउथ में बहुत ही कमजोर है, 132 में से मात्र 30 सीटें उसके पास है। उसमें भी कर्नाटक में जो स्थिति है उसकी 25 सीटें, चूंकि सरकार उसकी नहीं है तो वहां भी कहा जा रहा है कि उसकी सीटें कम होगी। लेकिन जो नया सर्वे रिपोर्ट आया है उसमें तेलंगाना की बात कर लें, आप कर्नाटक की बात कर लें, तमिलनाडु की बात कर लें, केरला की बात कर लें, तो इन जगहों पर भी भारतीय जनता पार्टी ने खुद को मजबूत किया है। और खास करके काशी और केरल का जो एक संबंध जोड़ा है, जो साउथ कैरिडोर बनाया है, उससे धार्मिक आस्थाओं को बहुत ज़्यादा बल मिला है। आप देख रहे होंगे जब भी आप बनारस चले जाइए, काशी चले जाइए, वहाँ जाकर के आप देखिए कि कितनी अधिक संख्या में, जितना हमारे पूर्वी और मध्य भारत के लोग नहीं हैं उससे ज़्यादा वहाँ साउथ से लोग बंच आते हैं, बड़ी मात्रा में आते हैं और वहाँ आपको घाट पर और अन्य पूजा स्थलों पर नजर आ जाएंगे। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं है कि जो वोटिंग का ट्रेंड है वो इधर से खिसकता हुआ उधर तक जा रहा है। इसके साथ साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये मैं कहना चाहूँगा, वोटिंग का प्रतिशत अगर बढ़ेगा तो सीट में कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा? निश्चित रूप से सीट में कन्वर्ट होगा। आप
वोटिंग का प्रतिशत मैंने तो आपको बताया ना कि आप देख लिए उत्तर भारत में 81% सीटें जीत करके आती है भारतीय जनता पार्टी, जिस पर सरकार बनाती है 155 सीटें जीत करके आती है। पश्चिम भारत में 78 में से 51 सीटें जीत करके आती है। उसके बाद पूर्वी भारत में 141 में से 67 सीटें जीत करके आती है, 47% सीटें। सिर्फ एक दक्षिण जो था वहाँ 132 में से मात्र 30 सीटें यानी 22% जीत करके आती है। तो ऐसी स्थिति में अगर 2% की भी इजाफा होता है तो बहुत अंतर पड़ जाएगा। और ये कहीं ना कहीं इन सब से न तो तेजस्वी यादव बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, 50-50 का आंकड़ा नज़र नहीं आ रहा है, इसलिए बहुत ज़्यादा सीटें कम करने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ अखिलेश की बात कर लें उत्तर प्रदेश में तो 80 सीटों में साफ साफ नज़र आ रहा है कि 80 सीटों में अगर अधिक से अधिक भारतीय जनता पार्टी को डैमेज करते हैं कांग्रेस के साथ मिल करके, तो वो ममता बनर्जी की बात कर लिए, मायावती की बात कर लिया। मायावती की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? मायावती की बात कीजिए आप। क्या मायावती इतनी कमजोर है कि वो 10% और 20% वोट नहीं लाएंगी? अगर मायावती को वोट आता है, जो वोट मायावती को आएगा वो निश्चित रूप से कांग्रेस और अखिलेश का ही वोट होगा, क्योंकि उसी वोट बैंक में उनकी भी संदवारी है। दूसरा चीज कि उत्तर प्रदेश में राम मंदिर बना, क्या राम मंदिर वाले लहर में हिंदू वोटर उधर डाइवर्ट नहीं होंगे? निश्चित रूप से होंगे। राम मंदिर का असर अगर कहीं सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा तो यूपी में और बिहार में, क्योंकि यूपी का सीधा कनेक्शन जो है वो राम मंदिर का कनेक्शन बिहार से है, माता सीता की धरती है। उस दिन के उत्साह की बात मैं करूं तो मेरी टीम जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश में चल रहा था कार्यक्रम, वहीं हमारी टीम सीतामढ़ी में थी, और सीतामढ़ी से पटना तक आते आते हमारी टीम ने पहले तो वहां के जो लोगों को उत्साह था, और वहां से लेकर के पटना तक रास्ते भर में आपको सब जगह राममय नजर आया। भले ही ये नजर नहीं आ रहा हो, लेकिन इसका असर देखने को मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में ये कह देना कि 162 सीटों में जो नीतीश कुमार महागठबंधन में थे, तब इसके बारे में कहा जा रहा था कि 162 सीटों में लगभग 50% सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को ब्लॉक कर लिया जाएगा, रास्ता रोक लिया जाएगा। लेकिन अब जबकि नीतीश कुमार वहां से अलग हैं, तो ये देखने को मिलता है कि महागठबंधन के प्रति लोगों का भरोसा और विश्वास नहीं हो पा रहा है। क्योंकि एक बात तो सबसे पुरानी जो बात है वो आप 70 के दशक का वो आपको याद होगा, 90 के दशक का आपको याद होगा, तो कितनी बार कोशिश की गई कांग्रेस को सत्ता से बाहर करके और विपक्ष जो है वो सत्ता में आए, जनता दल और जनता दल से जुड़े हुए जितने भी लोग थे, लेकिन वो सरकार कभी भी एस्टेब्लिश नहीं हो पाई। 5 सालों में 4 प्रधानमंत्री का बदलना, 3 प्रधानमंत्री का बदलना, आपको क्या लगता है? मतलब पिछली बार जैसा 107 मतलब इन तीनों राज्यों में जो स्थिति थी वो जैसी की तैसी रहने की लगभग जैसी की तैसी होगी। और उत्तर प्रदेश में तो जैसा कि लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में कुछ सीटें बढ़ भी सकती हैं। वो 68 सीटें थी, उससे बढ़ करके ये 70-72 तक भी जा सकती है। बिहार में आप बोल रहे हैं जो 32 के आस 32-35 निश्चित रूप से ये 32 तो मिनिमम आंकड़ा है। हमारा तो मानना है, और हमारा जो जोड़ घटाव जो हम कर पा रहे हैं, उस जोड़ घटाव में मैक्सिमम 4 से 5 सीटें हैं जिस पर कड़ा मुकाबला है, और भारतीय जनता पार्टी और चाहे हो जदयू हो या फिर लोक जनशक्ति पार्टी हो। अच्छा ना, आपको नहीं लगता है जो एनडीए में जो बीजेपी मुख्य घटक दल है वो अपने चुनाव को अपना ही बहुत ज़्यादा मतलब क्लिकिश कर देते हैं हिंदू मुस्लिम करके? अगर हिंदू मुस्लिम नहीं हो तो बीजेपी को और फायदा हो सकता है, क्या आपको लगता है सर? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है। मुझे ऐसा लगता है, जब आप बोल रहे थे बुर्का पहन के, ये एक अलग सेक्टर है। ये एक अलग सेक्टर है जिसमें मुस्लिम महिलाएं जो है और नरेंद्र मोदी के उस 3 तलाक वाले मुद्दे को लेकर के उनसे अटैच है। मैंने पहले ही बताया कि महिलाओं और पुरुषों को अलग खाने में आप रखिए। पुरुष मानसिकता और महिला मानसिकता में बहुत अंतर होता है। महिलाओं में एक होता है कि एक बार जिसको पसंद कर लिया या एक बार जिसको चुन लिया, उसके प्रति उसकी आस्था होती है। और कहीं ना कहीं महिलाओं का जो ये ट्रेंड देखा गया है उसमें लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिल रहा है। लेकिन पुरुषों की मानसिकता में है क्या कि वो जाति, धर्म, मजहब, कलाफी ने बताया था कि महिलाएं जाति, धर्म, मजहब नहीं देखती हैं, वो सीधा देखती हैं कि फायदा और घाटा, उनको परिवार चलाने में कहाँ फायदा हो रहा है। तो एक ये ट्रेंड है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जाति, धर्म, ये सब चीज़ें अपनी जगह पर है, लेकिन हम लगातार जो हमारा सर्वे हो रहा है, हमारी टीम जो पब्लिक ओपिनियन कर रही है, उसमें साफ साफ कल ही हमने देखा है PR जो गांधी मैदान से पटना साहिब के लिए कर रहे थे हमारे रिपोर्टर विकास, उसमें हमने देखा कि एक यादव जाति से आने वाला लड़का साफ साफ बता रहा था कि हम यादव हैं, इसलिए ये जरूरी नहीं है कि हम लालू प्रसाद को ही, उनके परिवार को ही वोट करें। हमको वोट विकास के लिए करना है, हमको वोट करना है कि आने वाला भविष्य कैसा होगा।
तो निश्चित रूप से 162 सीटों का जो ये डर पैदा किया जा रहा है कि मोदी का रास्ता रोक करके उनको प्रधानमंत्री बनने से रोका जा सकता है, दूर दूर तक ये होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। हम भी बाबा बचपन में अपने पिताजी दादाजी से सुना करते थे पॉलिटिक्स, क्योंकि हमारे घर में काफ़ी लोग पत्रकार हैं, तो बिहार और यूपी ही तय करता है देश का प्रधानमंत्री। बिल्कुल बिल्कुल। ये इस दोनों राज्यों में अगर अधिकतम सीट आती है जिस भी पार्टी को, वही पार्टी का मुखिया बनता है देश का प्रधानमंत्री। 191 में 155 सीटें, 81% सीटें आने का मतलब है कि यही तय हो गया, यही तय हो गया। और पिछली बार भी यही हुआ था। 2014 में भी आपको याद होगा कि 2014 में खुद अमित शाह यूपी के प्रभारी थे और उन्होंने 75 सीटें जितवाई थी। इस बार तो सीटें घटी हैं, 67 सीटें आई हैं 2019 में। लेकिन जो हाल के जो विधानसभा चुनाव हुए एमपी में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में और किसी एक स्टेट में था जी, उसमें बहुत क्लोज फाइट रहा, बहुत क्लोज कंटेस्ट रहा बीजेपी कांग्रेस के बीच में। इस बार भी वही होने वाला है। इस बार भी जो जीत हार का आंकड़ा आप देख रहे थे कि 4 लाख से, 3 लाख से, 2 लाख से, वो नहीं होने जा रहा है। 1000 में होगा इस बार। ये इस बार लाख तक जाएगा और लाख के नीचे में रहेगा। बिहार में ऐसा नहीं होगा। बिहार में एक ही सीट को हम लोग दावा कर सकते हैं, लाख के ऊपर जाएगा आंकड़ा, वो है बेगूसराय। जी, बेगूसराय ही में ही लाख से ऊपर जा सकता है, बाकी सीटों पर 25, 35 जो भी हो। 40, लेकिन 50 एक बात साफ नजर आ रहा है, क्लोज फाइट तो है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और एनडीए हार रही है 20 सीटों पे, ये संभव नहीं लगता है। वहीं अगर उत्तर प्रदेश की भी बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी ऐसा नहीं लगता है कि अखिलेश और राहुल गांधी मिल करके भारतीय जनता पार्टी को 20 से 25 सीटों पर रोक लेंगे, और ना ही बंगाल में ये नजर आ रहा है कि ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी को जो पिछली 18 सीटें उनकी थी वो उनको नहीं लाने देंगी। यानी कि 162 में से 127 सीटें जो एनडीए के पास थी, भाजपा के पास थी, वो 127 सीटें आती हुई एक बार फिर से दिखाई दे रही हैं। हो सकता है कि 10 सीटों का ऊपर नीचे होगा, लेकिन इससे ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं बन रही है। और ये कहा नहीं जा सकता है कि तेजस्वी, अखिलेश, ममता 162 सीटों पे रोक करके रास्ता नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने से रोक सकते हैं। वो तो 4 तारीख को 4 बजे के बाद वैसे पत्रकारों और वैसे एनालिस्ट का वीडियो हम लोग ढूंढेंगे, हो सकता है उससे पहले डिलीट भी हो जाए उनके सोशल साइट से। जी, कई जगह 200 के आसपास सीट बताए जा रहे हैं। अभी जो वर्तमान स्थिति है उसमें आपको बता रहे हैं कि जैसे जैसे मैं देख रहा हूं चुनाव की गति बढ़ती जा रही है। पहले राउंड में मत कुछ और था, दूसरे राउंड में मत कुछ और हुआ, और 2 राउंड के बाद चौथे राउंड में फिर से बदल गया, और 6वें राउंड में तो पूरी तरह से बदल गया है। मैं बड़े वरिष्ठ पत्रकारों की बात सुन रहा था, दिल्ली के कई पत्रकार हैं जिन लोगों ने शुरुआत में ये बताया था कि ये मैच जो है भाजपा के हाथ से निकल गया है। लेकिन अब उन्हीं लोगों का कहना यह है कि नहीं, विपक्ष सक्षम नहीं हुआ है, जिसकी चर्चा हम पंचनामा से लेकर के भारत लाइव तक सभी जगह, हम सभी प्लेटफॉर्म पर कर रहे थे कि विपक्ष इतना मजबूत नहीं हुआ है। एक चेहरा तक विपक्ष जब नहीं चुन पाया तो नरेंद्र मोदी से मुकाबला कैसे कीजिएगा? और नरेंद्र मोदी से मुकाबला करने के लिए एक चेहरा आपको सामने लाना पड़ेगा। 1 तारीख को जो बैठक बुलाई गई है विपक्ष की इंडी गठबंधन की, शायद उसमें वो चेहरा तय हो जाए, जिसमें ममता ने जाने से इनकार कर दिया है। सिंपल सी बात है कि जब कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करना था, तब भी कांग्रेस असमंजस में थी कि प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, राहुल गांधी होंगे, मनमोहन सिंह होंगे या सोनिया गांधी होंगी। तब भी ये सस्पिशन था, तब भी कंफ्यूजन था, और भारतीय जनता पार्टी ने एक चेहरा लाया जिसका नाम था अटल बिहारी वाजपेयी। दूसरा अटल बिहारी वाजपेयी के पास नरेंद्र मोदी। दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा है कि नरेंद्र मोदी के समकक्ष खड़ा हो। जब तक ये चेहरा पैदा नहीं होगा नरेंद्र मोदी के समकक्ष, तब तक नरेंद्र मोदी को हराना संभव नहीं लगता है। हम चर्चा कर रहे थे हम और बाबा मिलके मुद्दे की बात में, और मुद्दे की बात में हम लोग समझ रहे थे बाबा से, तेजस्वी, अखिलेश और ममता ने 162 सीटों पर मोदी का रास्ता रोक कर दिया है बड़ा खेल। क्या फंस गई है कुर्सी? बाबा ने साफ तौर पर समझाया ये केवल लोगों की सोच है, लोगों का विश्लेषण है, एनालिसिस है, जबकि ऐसा दिखता हुआ नहीं प्रतीत हो रहा है। कैसा लगा ये कार्यक्रम आप हमें जरूर बताएं, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर दें। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।